हेलो एवरीवन। तो इन दिनों जो है सीबीएसई का 12th क्लास के रिज़ल्ट का मुद्दा काफ़ी हवा में है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो गलती कुछ हुई है उनसे, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है और वो गलती को उनको होने नहीं देना चाहिए। देखिए, एक बच्चे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि एक बच्चे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों का नुकसान हुआ और कई सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। और देखिए, ये जो ट्रॉमा होता है ना, जब मार्क्स का, क्योंकि आप जब 12th क्लास का बोर्ड दे रहे होते हैं, 10th का तो आजकल खैर सभी पास हो जाते हैं तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन 12th का जो बोर्ड होता है ना, वो ऐसा है जैसे मतलब सब लोग गिद्ध की जैसे आपके रिजल्ट के ऊपर आंखें गड़ाए बैठे हैं। जैसे रिजल्ट आता है, अड़ोसी पड़ोसी सबके, अरे तेरा रिजल्ट आ गया, तेरा रिजल्ट आ गया, कितने आए, कितने बने, क्या बने, मतलब एवरीवन जैसे मतलब जैसे वो नौकरी देंगे, मतलब कोई मतलब नहीं होता फिर भी। तो हर पर्सन जो है उसको देख रहा होता है, एवरीवन इज इंक्विजिटिव टू नो अबाउट द रिजल्ट, एंड दैट इज वाई जब बच्चे का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है ना, तो वो ट्रॉमा में चल जाता है, और उसी कारण आपने देखे कि कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इट शुड बी अवॉइडेबल, इट कुड बी अवॉइडेबल, और इट शुड नॉट हैपन दैट वे। चलिए हम देखते हैं सीबीएसई आखिर उनसे गलती कहाँ हुई है और पहले क्या होता था और अब क्या हुआ। तो देखिए, वैसे सीबीएसई का सिस्टम जो था ना पुराना वाला, वो तो बिल्कुल फुल प्रूफ था। उसके अंदर जो एरर के चांस थे वो लेस देन 5% थे, ठीक है। और मैनुअल एरर में जो है 5 to 10% हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी की जान नहीं जा रही है ना। हम ट्रेन के संचालन में से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ जान जा सकती है और काफ़ी सारे जनों की जा सकती है, या एरोप्लेन चला रहे हैं और वहाँ 10% का एरर जो है वो फेटल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन अभी जो हुआ ना, ये तो ब्लंडरस मिस्टेक हुई है। तो देखते हैं पुराना क्या सिस्टम था जिसके अंदर एरर के चांस कम थे और अब क्या हो गया, तो देखते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होता है वो आपको सबको पता है। सीबीएसई जो है एज पर टाइम टेबल जो है कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर के बंडल जो है एक सर्टन पर्टिकुलर बैंक के अंदर पहुंचा देती है। बैंक के लॉकर के अंदर 2 चाबियां रहती हैं, जैसे सारे लॉकर की रहती है वैसे। एक चाबी स्कूल के जो भी एग्जामिनेशन का इंचार्ज होगा उसके पास रहेगी, प्रिंसिपल या जो भी है, और एक चाबी बैंक के मैनेजर या जो भी वहाँ का रिस्पॉन्सिबल होगा उसके पास रहेगी। जब दोनों चाबियां लगेगी तभी ताला खुलेगा, और वो सर्टेन टाइम के अंदर ही होगा, और उस टाइम फोटो वोटो खींचेगी कि कौन कौन जने आए पेपर लेने के लिए, वही पर्सन है, ऑथराइज पर्सन है, या कोई और आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फोटो से ऑन द स्पॉट फोटो खींच के आपको भेजना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है, तो वहाँ चांसेस ऑफ लीकिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो हो गया। अब क्वेश्चन पेपर स्कूल में पहुंच जाते हैं, तो क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो ऑलरेडी 24 के बंडल्स में बने हैं, मतलब हर रूम के लिए कितने रूम आपको यूज़ करने हैं, और हर रूम के अंदर 24 बच्चे बैठेंगे। 24 से कम हो सकते हैं, एक बच्चा भी हो सकता है, 2 भी, 10 भी, 20 भी, या 24 के 24, लेकिन वो जो बंडल आएंगे उस रूम के लिए वो 24 के सेट में आएंगे। तो आपने मान लीजिए 10 रूम यूज़ करें, 10 बंडल आएंगे, हर बंडल के अंदर 24 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, आपको 24 कॉपीज क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला, आप सही टाइम पे उसको खोलेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब सही टाइम पे खोलने से पहले आपको 2 बच्चों के सिग्नेचर लेने हैं वहाँ पे, जो ये प्रमाणित करेंगे कि ये पेपर आपके सामने खोला गया है और इससे पहले किसी ने इसको खोला नहीं है, देखा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है 10:30 पे 10:15 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। 15 मिनट उनको टाइम मिलता है चेक करने, मतलब रीड करने का, वो सब जो है वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब 10:30 पेपर चालू होता है, उसके बाद जो 1:30 बजे पेपर खत्म होगा, 3 घंटे का। 1:30 बजे जब पेपर खत्म होता है ना, उससे पहले, बल्कि डेढ़ जब 10:30 बजे आपने पेपर दे दिया, 10:30 बजते के साथ ही आपको ये नोट करना है कि कितने बच्चे एब्सेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट है। तो उनके एब्सेंट की आपको हाथों हाथ लिस्ट जो बना करके रोल नंबर सहित और सीबीएसई को पोस्ट करनी होती है। इसका मतलब यह है कि उसके बाद कोई लेटर एंट्री नहीं होगी, 10:30 के बाद कोई एंटर नहीं होगा। 10:30 मैक्सिमम टाइम है, वैसे 10:15 पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर 10:30 के बाद कोई एंटर नहीं हो सकता। तो 10:30 पे जैसे ही बेल बजी, इमीडिएटली हर एग्जामिनर को, हर रूम के इन्विजिलेटर को जो है रोल नंबर बता देने कितने बच्चे एब्सेंट हैं, और वो हाथों हाथ अपडेट हो जाएंगे लिस्ट में। तो सीबीएसई को पहले से पहुंच गया, मतलब इन बच्चों की तो कॉपी आएगी नहीं किसी भी हालत में। अब 1:30 तो पेपर खत्म हो गए। पेपर खत्म होने के बाद में हम उनकी सेंचुरी वाइज बंडल बना लेते हैं। तो सेंचुरी वाइज बंडल बनाएंगे तो उसमें पहले से लिखा रहेगा कि कितनी कॉपी है इस सेंचुरी में, मतलब 401 से लेकर 500 तक के अंदर जो 100 कॉपी है, उसमें 100 रोल नंबर है, उसमें कितने कॉपीज आई हैं, मतलब जितने एब्सेंट है उनकी माइनस कर दीजिए और बाकियों के नंबर लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि मतलब कोई चांस नहीं है कि किसी के नंबर किसी में चढ़ जाए, जो भी है सेंचुरी वाइज आपको मिल रही है। अब जैसे वो सेंटर पे पहुंचती है, जो भी सीबीएसई का सेंटर होता है, उसमें पहुंचने के बाद क्या होता है कि हर कॉपी पे 2 स्टिकर लगते हैं, एक तो फर्स्ट हाफ वाले पेज के ऊपर और दूसरा उसके बाद वाले पेज पे। आपने अगर सीबीएसई की कॉपी देखी हो, उस पर एक आधा पेज होता है जिसके ऊपर रोल नंबर इन वर्ड्स, डे एंड डेट, सब्जेक्ट, और आप विकलांग वगैरह हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें का डिटेल होता है। और उसके बाद वाले पेज के ऊपर अदर एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक स्टिकर, एक ही रोल नंबर के 2 स्टिकर होंगे, एक वो फर्स्ट हाफ पे लग जाएगा और दूसरा दूसरे वाले पेज पे लग जाएगा, और फिर उसके बाद वो फर्स्ट हाफ जिस पर रोल नंबर लिखा था वो वाला टेयर कर देंगे। सो अब जो जो नंबर जा रहा है एग्जामिनर के पास, वो कोई फेक नंबर है, वो उसका ओरिजिनल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको कोई पता नहीं कर सकता एग्जामिनर की ये कॉपी कहाँ से आई है, किसकी है, क्या रोल नंबर इसका असली होगा, वो कुछ नहीं पता पड़ता।
अब ये कॉपी आई है तो उसको तो चेक करना है, जेन्युइनली वो चेक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से सीबीएसई का वो सिस्टम फुल प्रूफ था। अब क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर में जहाँ इवेल्यूशन हो रहा है, जहाँ कॉपी चेक होती है, हर सब्जेक्ट का एक हेड एग्जामिनर रहता है। एक हेड एग्जामिनर के नीचे 1, 2, 3 या 4, मैक्सिमम 4 असिस्टेंट हेड एग्जामिनर रहते हैं, और हर हेड एग्जामिनर के नीचे मैक्सिमम 4 एग्जामिनर हो सकते हैं, ठीक है। हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर और जो एग्जामिनर्स हैं प्लस जो कोऑर्डिनेटर है, उन सबके ऊपर हेड है, वो उनकी सबकी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखता है। असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, उसके नीचे जो 4 एग्जामिनर है वो और एक कोऑर्डिनेटर है, उनके ऊपर उनको नज़र रखना है। जो एग्जामिनर है उसको रोज़ की 20 कॉपी चेक करनी है, ठीक है। तो ये रहता है उनका सिस्टम। तो जो एएचए के नीचे जो 4 एग्जामिनर हैं वो कॉपी चेक करेंगे। कॉपी जो सीबीएसई की आती है वो 3 के सेट में आती है, सेट 1, सेट बी, सेट ए, सेट बी, सेट सी, या 1, 2, 3 जो भी है, सेट का कोड जो भी हो सकता है वो होगा। तो हेड एग्जामिनर का ये काम है कि वो पहले से ही कॉपीज़ को सेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि अगर हम उसको सेट में नहीं करेंगे तो बहुत संभव है कि एग्जामिनर के पास में तीनों सेट की कॉपी जाएगी, और फिर वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं फिर गलतियाँ निकलने के, क्योंकि सेट ए को बी के फॉर्म में या बी को सी के तरीके से वो चेक कर लेगा तो सब गुड़ गोबर हो सकता है। इसलिए हर एग्जामिनर क्या करता है, हेड एग्जामिनर क्या करता है कि वो एग्जामिनर को एक पर्टिकुलर सेट की कॉपी देते हैं, कि सेट ए की कॉपी दी है तो उसको केवल वही क्वेश्चंस को चेक करना है, तो उसको मालूम है कि पहला क्वेश्चन क्या है, उसका ऑप्शन क्या होगा, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, नॉन। तो वो उसको बाय द टाइम वो 5-6 कॉपी चेक करता है वो सब याद हो जाते हैं। अगर हम मिक्स में देंगे, सेट 1 की भी कॉपी आ रही है, सेकंड की भी आ रही है, थर्ड की भी आ रही है, तो उसको हर बार आंसर के उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और कभी उल्टी सीधी चेक हो गई तो सब बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। तो ये एक पहला काम हो गया। दूसरा क्या है, जब वो पूरी एक कॉपी चेक कर लेगा तो अपना पार्टनर, मतलब जो 4 एग्जामिनर है ना, उनमें से फर्स्ट वाला अपनी कॉपी चेक करने के बाद सेकंड एग्जामिनर को देगा, सेकंड एग्जामिनर भी अपनी कॉपी चेक करके फर्स्ट एग्जामिनर को, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ थर्ड को, इस तरह से। तो ये कॉपी जब वो दोबारा से चेक कर रहा है नेक्स्ट एग्जामिनर, पार्टनर एग्जामिनर, तो इससे क्या है कि उसमें कोई भी क्वेश्चन अनआंसर है या किसी में ज़्यादा मार्क्स दे दिए हैं या किसी में कम मार्क्स दे दिए हैं, वो सारी चीज़ें तब चेक हो जाती है। कोई क्वेश्चन आंसर है मतलब चेक नहीं हुआ तो वो पता पड़ जाता है। तो ये इससे क्या है कि जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो कम हो गए। अब एक हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर का क्या काम है कि वो जो एग्जामिनर्स हैं 4 उसके नीचे, हर एक को 20 कॉपी दी है, उसमें से 20% इसको रीचेक करनी है। मतलब 4 एग्जामिनर, हर एक की 4-4 कॉपी हो लेगा, तो 16 कॉपीज जो है हर असिस्टेंट एग्जामिनर को दोबारा चेक करनी है। अच्छा, अभी इस चेक करने में हम जो है जनरली क्या फंडा यूज़ करते हैं कि जो बच्चा बॉर्डर लाइन पे है, मतलब पास हो जाए, आधे 1, 2, 3 नंबर अगर मिल जाए तो वो पास हो जाए, ऐसे बच्चे की कॉपी हम दोबारा चेक कर लेते हैं, ताकि कहीं गलती से वो फेल हो रहा, उसके कारण कोई गलती नहीं हो जाए, है ना। तो उसकी कॉपी हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ऐसे जो लास्ट में, मतलब जैसे 70 का पेपर है, 70 मार्क का पेपर है, तो 60 से लेकर 70 के अंदर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी कॉपी दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि वही बच्चा होगा जो रीटोटलिंग कराएगा, वही बच्चा होगा जो जिसने अपनी कॉपी को पूरी तरह से दोबारा देख लिया कि भाई उसने कितने मतलब क्या लिखा और उसको कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है। और अगर उसके 68 की जगह 62 मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली विल अंडरगो फॉर कॉपी चेकिंग। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों की कॉपी देख लें। तो ये काम जो है वो एएचई अपने लेवल पे कर रहा है, उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। और इससे जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो मिनिमाइज। अब हेड एग्जामिनर का काम है, हेड एग्जामिनर सारे जो उसके नीचे जितने भी असिस्टेंट हेड एग्जामिनर है उनकी 4-4 कॉपीज चेक करेगा। जो 4 कॉपी उसने एग्जामिनर की चेक करी है ना, हर एग्जामिनर की, उनमें से कोई सी भी कॉपी रेंडमली निकाल के चेक करेगा। और तो और वो एग्जामिनर की कॉपी भी रेंडमली निकाल के चेक करेगा, और वो कोऑर्डिनेटर की भी करेगा कि उसने टोटल वोटल सही किए हैं कि नहीं, और हेड कोऑर्डिनेटर जो है उसकी भी चेक करेगा क्योंकि उसने सही तरह पोस्टिंग करी है कि नहीं, सारे मार्क्स सही तरह से चढ़ाए कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी गलती हो सकती है कि अभी आपने 100 कॉपीज़ को रोल नंबर वाइज जमाया है, कई बार क्या होता है ना वो उल्टी सीधी जम जाती है, क्योंकि हमने कॉपीज़ पहले निकाल ली थी कोड वाइज जमाने के लिए, है ना। तो वो वापस से ठीक से जम जानी चाहिए रोल नंबर वाइज, नहीं तो किसके नंबर किसी और के चढ़ेंगे, जैसे अभी हुआ इस बार। तो ये सारी चीज़ें हेड एग्जाम वाइज। तो एएचई के लिए, एचई के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए और हेड कोऑर्डिनेटर के लिए काफ़ी सारा काम था, और ये जो है सब मिलकर के एरर को कम करते थे। अब इस साल क्या हुआ, इस साल क्या हो गया कि इन्होंने क्या है कि टाइम कम करने के लिए या जो भी है लेबर कम करने के लिए या पैसा बचाने के लिए जो भी कुछ किया हो, सीबीएसई का क्या फंडा रहा उसके पीछे, वो हमारे उसमें नहीं है। इन्होंने क्या किया इस बार कि कॉपी स्कैन करवा दी और हर कॉपी एग्जामिनर के डायरेक्टली स्क्रीन पे वो कॉपी नजर आएगी। तो अब सेट वाइज सेपरेट नहीं हो रही कॉपीज। उसमें क्या हो रहा है, फिर वहाँ पे कई बच्चों की, मतलब एग्जामिनर को कोई सेट की कॉपी मिली है जबकि असली सेट कुछ और है, तो वो वहाँ पे गलत चेक हुई। दूसरी बात, स्कैनिंग बराबर नहीं हुई। स्कैनिंग बराबर नहीं होने का मतलब क्या है, देखिए बच्चों को आपने बताया नहीं पहले से कि आपकी कॉपी ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए जाएगी, तो बच्चे तो क्या है वो कैसा भी पेन यूज़ कर रहे हैं, वो लाइट पेन, जनरली बच्चे प्रेफर करते हैं बॉल पेन और वो
जितना पतला हो उतना, तो उससे क्या है कि वो कॉपी जितनी हल्की होगी और वो स्कैन नहीं हो पाएगी। और डायग्राम बनाने के लिए हम बच्चों से कहते हैं कि बिल्कुल शार्प पेंसिल से डायग्राम, शार्प पेंसिल मतलब बिल्कुल थिन डायग्राम बनेगा, थिन डायग्राम का मतलब उसकी स्कैनिंग उतनी मुश्किल हो जाएगी। और इसी कारण से जितने भी साइंस के पेपर थे उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। कॉमर्स में, आर्ट्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ज़्यादा कहाँ आई है? साइंस में आई है। क्यों? क्योंकि उनके पेपर जो है पूरी तरह से स्कैन नहीं हुए, उनके डायग्राम या उस तरह की जो चीज़ें हैं वो ठीक से स्कैन नहीं हुए। और तो और हमने ये भी देखा है कि किसी की कॉपी में आधी कॉपी किसी की है और आधी कॉपी किसी और की स्कैन हो रही है। और कुछ स्कैन जो पेपर हैं वो कैसे हैं, हेज़ी हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो है वो फ्लैट बेड स्कैनर पे स्कैन नहीं हुई है, वो मोबाइल से या किसी मोबाइल मतलब मूव होने वाले स्कैनर से चेक हुई है। मूव होने वाला स्कैनर का मतलब यही है वो मोबाइल से स्कैन कर रहा है। मोबाइल से स्कैन भाई ये कोई ये तरीका ही नहीं है। आपने उस इस लेवल पे जहाँ आपने स्कैनर को सेलेक्ट करा है जिसको कॉपी स्कैन करने के लिए दिया, वहाँ पे सबसे बड़ी गफलत हुई है और वो होनी भी थी। इट वॉज एक्सपेक्टेड। क्यों? आपको 4 करोड़ कॉपी चेक करनी है, मतलब स्कैन करनी है। देखिए कुल मिलाकर के 18.5 लाख बच्चे थे। हर बच्चे के 5 सब्जेक्ट मिनिमम होते हैं, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं। 5 सब्जेक्ट और हर कॉपी के अंदर 40 पेज होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी कॉपी हुई, कितने पेज हुए। इतने पेजेस को स्कैन करने के लिए क्या उसके पास वर्कफोर्स रहा होगा? डेफिनेटली नहीं रहा होगा। तो उसके लिए उसने क्या करा होगा, यहाँ से उधर से अलग अलग दुकानों पर जहाँ फोटोस्टेट करते हैं उनको सबको पकड़ पकड़ के ले आए होंगे स्कैनिंग करने के लिए। सीबीएसई जब इवैल्यूएशन के लिए टीचर्स अपॉइंट करती है ना, तो वो सब पीजीटी लेवल के होते हैं। इवन कोऑर्डिनेटर्स जो टोटल कर रहे हैं ना, वो भी पीजीटी लेवल के हैं। वहाँ पे जो मार्क्स चढ़ा रहे हैं ना कंप्यूटर, वो भी पीजीटी लेवल पे। और यहाँ पे क्या है, उन्होंने स्कैन करने का काम ऐसे दे दिया 8वीं पास को, 6ठी पास को, और वहीं गड़बड़ हुई है सबसे ज़्यादा। अब देखिए बच्चा, एक कोई आदमी है वो कॉपी स्कैन कर रहा है, 40 पेज स्कैन करने हैं उसको, और एक दिन में उसको सर्टेन नंबर दे दिया होगा कि तुमको आज एक दिन के अंदर 100, 200, 300, 500 कितनी कॉपी स्कैन करनी है। तो उसको बीच में तो चाय भी पीनी होगी, बीच में तो वॉशरूम भी जाना होगा। मान लीजिए उसने आधी कॉपी स्कैन करी और उसको वॉशरूम जाना हुआ, वापस आया, याद नहीं रहा कि कौन सी कॉपी कितनी स्कैन होगी, उसने दूसरी कॉपी स्कैन करना, तो किसी की पूरी कॉपी स्कैन नहीं हुई है, किसी के सप्लीमेंट्री शीट स्कैन नहीं हुई है, किसी का आधा स्कैन होने के बाद दूसरी की कॉपी लग गई है उसके अंदर। तो ये जो सारी गफलत हुई है ना, ये उस लेवल पर हुई है जहाँ पे स्कैनिंग हो रही थी। कहाँ कहाँ पर हुई है? देखिए सबसे पहला प्रॉपर स्कैनिंग नहीं हुई, क्योंकि प्रॉपर डीपीआई वाला स्कैनर यूज़ नहीं किया गया। दूसरा हेजी स्कैनिंग हुई है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल से कर रहा हूँ, वो हिल गया। वो देखी है हमने वो पीछे जो टीवी पे कॉपीज़ दिखाई हैं बच्चों ने कि वो कॉपी जो है किस तरह से स्कैन कॉपी उनको मिली है। तीसरा क्या है कि वो आधी कॉपी स्कैन हुई, आधी हुई नहीं है, सप्लीमेंट्री शीट हुई नहीं है। चौथा क्या हुआ, किसी की कॉपी किसी और के नाम पे चढ़ गई। मान लीजिए वो स्कैनर जो स्कैन करने वाला वो बीच में चला गया कहीं पे, किसी ने बुला लिया, जर्दा खाने चला गया, चाय पीने चला गया। भाई आप जानते हो ना उस लेवल के जो लोग हैं वो किस किस कैटेगरी के लोग होते हैं। वो तो जर्दा भी खाएंगे, वो तो चाय भी पियेंगे, वो तो वॉशरूम भी जाएंगे, और वो वापस आ रहे हैं, वो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसकी कितनी कॉपी चेक हो, मतलब स्कैन हो चुकी है, कितना पार्ट बचा है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती हुई है। और अगर ये गलती अवॉइड कर लेते हैं ना सीबीएसई, तो इस रिजल्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। काम बहुत जल्दी बहुत आया, रिजल्ट बहुत जल्दी आया, लेकिन सारा गुड़ गोबर हो गया यहाँ पे आके। क्यों? क्योंकि कॉपी जो है वो गलत तरह के स्कैन हुई है, गलत तरह से उनकी मार्किंग हुई है, और गलत तरह से वो उनका रिजल्ट बना। तो ये जो सीबीएसई ने गलती करी। अब अगले साल भी जो एग्जाम होगा, अब वो समय तो आ गया, तो आ गया, अब इसको हटाएंगे तो नहीं। तो अब इन सीबीएसई को क्या करना चाहिए? पहली बात, अब तो ये इनका पायलट हो गया इस साल में इनको मालूम पड़ गया। इनको करना क्या चाहिए था? पहले पिछले साल या इस साल उनको एक छोटे से ग्रुप ऑफ स्कूल को इन्वॉल्व करना चाहिए था, ताकि जो एरर होते हैं ना वो केवल उन्हीं के होते, तो इतना बड़ा पब्लिसाइज नहीं होता। अब इश्यू क्या हो गया, ये 12th क्लास का रिजल्ट है, ये कई सारे जगहों पे केवल 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होता है, और जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो तो इनके बेस पे एडमिशन देगी। तो इन बच्चों के नंबर ही नहीं आ रहे हैं। अब आप इसका स्केल यूँ समझिए कि ये जो 11 लाख कॉपीज़ बच्चों ने मांगी है, मतलब इनको ये एक्सपेक्टेड है कि इन 11 लाख कॉपीज़ के अंदर इनके नंबर कम है। तो इसका मतलब जो इनका ओरिजिनल कॉपी है वो किसी और के नंबर, ओरिजिनल मार्क वो किसी और के चढ़ गए होंगे। मतलब ये 22 लाख बच्चों के मार्क्स में गड़बड़ी आई है। तो जिनको ज़्यादा आए वो थोड़ी बोलेंगे। मान लीजिए मैं कोई एग्जाम देता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग 30 मार्क्स और मेरे को 55 आ जाएंगे, तो मैं थोड़ी खड़ा होकर बोलूँगा मेरे ज़्यादा नंबर आ गया भैया, मस्त रहो। लेकिन जिसको 55 एक्सपेक्ट कर रहा था उसके 28 आएंगे, तो वो तो रोएगा ना। तो ये सीबीएसई इस चीज़ को समझ नहीं रही है। ये बहुत बड़ा स्केल है और इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसके इम्प्लीकेशन ये भी है कि कई सारे बच्चे ने जो है सोच रखा होगा कि हम फॉरेन जाके पढ़ेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, तो पहली बात तो उनके मार्क्स नहीं आए इस बार, और दूसरी बात, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ तक ये बात जाएगी ना, तो जो इंडिया का स्कोर वैसे ही कम हो रहा है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो नॉर्थ इंडियंस को एडमिशन नहीं देती हैं, उन्होंने पहले से ही कह रखा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इनके बच्चे लेने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा घपला होते हैं। मध्य प्रदेश सब फर्जी बना लेते हैं यहाँ पे। जो आइलेट्स के एग्ज़ाम में वो फर्जी, मेरी जगह कोई और बैठ करके आइलेट दे रहा है, पास हो रहा है। वो बच्चा जब वहाँ जा रहा है एग्जाम पढ़ने के लिए, तो उसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, और यहाँ आइलेट में आपका स्कोर 9 है, क्योंकि आपने किसी और को बैठा करके दे दिया। तो ये देखिए, मतलब
जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो करप्शन इन एजुकेशन। उनको क्या मालूम है कि इंडिया में बिना करप्शन के कुछ भी नहीं होता साहब। आप चाय पीने जाएँ किसी दुकान में और चाय तो उसकी नज़र नहीं हो आप पे, तो आदमी यहाँ पे सरक जाता है। 5 रुपये भी वो चोरी करने की सोचेगा। और ये जो लखपति करोड़पति बैठे हैं ना, उनको भी अगर 100 रुपये का नोट मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और का होगा वो उठा लेगा, वो उसको रुपये भी उठा के मानेगा। तो हमारे यहाँ करप्शन का लेवल ये हो गया, घर से, फ्रॉम होम ओनली वी आर स्टार्टिंग। घर के लेवल पे ही हम देख रहे हैं करप्शन। तो वो हमारे करप्शन हमारी जड़ों तक चला गया है, एंड इट इज़ वेरी बैड। करप्शन का मतलब केवल पैसा नहीं होता, करप्शन का मतलब हर काम जिसके अंदर आप गलती कर रहे हो वो करप्शन है। और हमारा रेट जो है ना दुनिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो गया करप्शन का। इसके कारण जो है हमारी कोई वैल्यू नहीं बची है, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है फॉरेन में। और अब ऑन टॉप ऑफ दैट अगर सीबीएसई के ये कारनामे और अगर उनके कानों तक पहुँचेंगे ना, तो फिर तो पता नहीं है क्यों कर रही है सीबीएसई इस तरह से। पैसा बचाने की ऐसी क्या सनक है, ऐसे क्या सनक है पैसा बचाने की। और पैसा बचाना नहीं बल्कि तो कमाने का तरीका हो गया ना। अब इतने सारे बच्चे रिवोल्यूशन के लिए देंगे, फिर वो 100 रुपये, फिर उसके बाद स्कैन कॉपी लिए उन्होंने, उसके बाद उसके पैसे देंगे, फिर हर क्वेश्चन को चेक कराने के लिए 25-25 रुपये, नहीं शायद 500 रुपये या 250 रुपये कुछ उसकी फीस है। तो आप देखिए मतलब कितना कितना कमा रही है सीबीएसई। एजुकेशन को डोंट इन्वॉल्व इन टू ऑल दिस थिंग्स, लेट द एजुकेशन बी प्योर। एजुकेशन खेलने की चीज़ नहीं है, एजुकेशन भ्रष्टाचार करने की चीज़ नहीं है, ये बच्चों का भविष्य है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये अभी इतने सारे बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया है, और अभी कितने सारे बच्चे होंगे जिनके ड्रीम शैटर हुए हैं। वो बेचारे आईआईटी क्लियर कर गए और यहाँ पे उनकी 12th में 75% मार्क्स नहीं आ रहे। आप सोचो मतलब कितना बड़ा ट्रॉमा होगा उनका। मुझे नहीं लगता है कि जितने लोग जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हों कभी इससे पास हुए हैं। आई माई सेल्फ है पास थ्रू इट। बीएससी फाइनल में हम लोगों के टाइम में जो है रिजल्ट न्यूज़पेपर में छपता था, तो न्यूज़पेपर और रिजल्ट आया और मेरा रोल नंबर नहीं था उसके अंदर, ना फर्स्ट डिवीजन में, ना सेकंड में, ना थर्ड में। एक बार ढूंढा, दूसरी बार ढूंढा, तीसरी बार ढूंढा, नहीं मिला। घर में मातम छा गया साहब। कोई खाना नहीं खा रहा, कोई बात नहीं कर रहा, आपस में शांति हो गई, कोई बाहर नहीं निकल रहा, पड़ोसी पूछेंगे। 4 दिन बाद मालूम पड़ा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है लिस्ट आ गई है, क्रॉस लिस्ट कहते थे उसको। भाग के गया, जाकर के देखा तो फर्स्ट डिवीजन में नाम था। मतलब वो अखबार में छपने में गलती थी या यूनिवर्सिटी वालों ने उनको दिया उसमें गलती थी, कहाँ गलती थी पता नहीं। लेकिन मेरी जगह जिसको जो फेल हो रहा था उसको फर्स्ट डिवीजन मिल गया, वो तो बहुत खुश, वहाँ तो जलेबियाँ बट रही थी। तो ये है साहब। अब यहाँ जितनों को भी ये बच्चे जो 11 लाख कॉपीज जो इन्होंने रीएवेल्यूएट करा रहे हैं बिकॉज इनके मार्क्स कम आए हैं, ये देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इनके मार्क्स किसी और के चढ़ गए, और जिनके चढ़ गए उनके तो मजे हो गए, वारे नहीं आ रहे हो गए साहब। मैंने कहा ना आपको, तो कोई बच्चा ऐसा भी होगा बोले कि मैंने तो 20 नंबर के क्वेश्चन करके आया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग 7-8 मार्क्स और उसके आ रहे हैं 58 मार्क्स, 60 मार्क्स, 62 मार्क्स, तो उसके तो मजे हो गए। वो थोड़ी खुल कभी आकर के बोलेगा साहब मेरे तो ज़्यादा नंबर आ गए। ज़्यादा वाला अरे हमारे लेवल में नहीं है क्या, और क्यों बोल करके वो फंसेगा और किसको बोलेगा। इट इज़ रिडिकुलस, इट इज़ रिडिकुलस। देश में क्या हो रहा है ये। अब उसके लिए फिर आप इसको दोष दोगे, उसको दोष दोगे, उसके बुलडोजर चला दोगे। हम कभी नहीं देख रहे हैं कि ऐसे गलती करने वाले को बुलडोजर चल रहा है, हम नहीं देख रहे। चलिए जो भी है, सीबीएसई इसमें इंप्रूवमेंट तो करेगी, लेकिन जब तक ये बच्चों की ज़िंदगी तो ऐसे ही हो जाएगी। अभी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है, एडमिशन का टाइम हो गया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन का टाइम हो गया, इनटेक का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा उन बच्चों के साथ क्या बीत रही होगी। भगवान, हमारे बच्चे निकल गए, वो तो मैं जानता हूँ, पुराने सिस्टम में निकले, वहाँ एरर जो है बहुत कम थे। ये नए सिस्टम में इसको पायलट में रखते तो सीबीएसई काफ़ी इंप्रूव करने के उसके चांस थे। जो गलती होती है वो केवल 1 स्कूल के लेवल पे होते हैं या 5 स्कूल के लेवल पे होते हैं, वो इतना बड़ा मैग्नीफाइड नहीं होता है, और उसको रिकलेक्ट मतलब उसको रिस्टोर करना भी बड़ा आसान होता है। तो यही मेरा कहना है, दैट्स ऑल। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव मी ए थम्स अप, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी वीडियोस में अभी नेक्स्ट वीडियो नीट के ऊपर डालूंगा, वहाँ पे क्या गलती हुई है और कहाँ इंप्रूवमेंट के चांस है। यहाँ मैंने आपको बता दिया सीबीएसई को क्या करना है इंप्रूवमेंट करने के लिए। उनको पहले से ही बच्चों को बोलना चाहिए था कि आप डार्क ब्लैक कलर का पेन लें, और बोल्ड वाला लें 0.7 जिसका निबो। और पेंसिल जब आप डायग्राम बनाने के लिए ले रहे हैं, अगले साल के जो बच्चे जो देंगे एग्जाम में, उनके लिए पहले बता रहा हूँ कि उनको बोल्ड वाला पेन लेना, ब्लैक कलर का। आपको ब्लू लेना है तब भी वो बोल्ड लेना है, जो डार्क ब्लू चले। स्काई ब्लू चलने वाले पेन होते हैं वो नज़र भी नहीं आएंगे। और आपको पेंसिल जो डायग्राम बनाने के लिए लेनी है, और 2B लेनी है डार्क। आप अगर वो पतली पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे स्कैन में नहीं होता। एंड आई एक्सपेक्ट कि सीबीएसई अगले साल से जो है रोबोटिक स्कैनिंग कराएगी, ये कैमरा लेकर के स्कैनिंग नहीं करे मोबाइल के कैमरे से। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द थम्स अप। थैंक यू।